हेलो मित्रों, सुनाइए आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीन एक्सप्रेशन और पेनिट्रेंस को डिस्कस किया, हमने एक्सप्रेसिविटी को डिस्कस किया, एनवायरनमेंट को डिस्कस किया। ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से हमने ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वो फैक्टर्स जो जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, वो फैक्टर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे और वो हम इस वीडियो में मित्रों डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हमने बताया मित्रों कि एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करेगा जीन का एक्सप्रेशन, जीन का अनदर जीन के इंटरेक्शन के साथ भी डिपेंड करेगा जीन का एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जी डेवलपमेंटल इवेंट कौन सा चल रहा है। तो मित्रों, कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर जीन एक्सप्रेशन बदल जाता है। भले ही जीनोटाइप सेम हो, लेकिन जीन एक्सप्रेशन फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है सेम जीनोटाइप होने के बाद भी। तो मित्रों, हम इस वीडियो में उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलिड? तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन डाल लेते हैं, क्या है टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। डेफिनेशन नहीं, बिग सॉरी, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं हम। तो टॉपिक का नाम आ जाता है मित्रों फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीन एक्सप्रेशन पर इफेक्ट डालते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन पर इफेक्ट डालेंगे, और मित्रों हम देखेंगे कि वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे। जीन एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा उन फैक्टर्स की वजह से। तो वो हम मित्रों आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है मित्रों। तो पहला कैरेक्टर मित्रों हम डिस्कस कर लेते हैं, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। पहला आ गया सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। मित्रों हम देखेंगे इस फैक्टर में कि इंडिविजुअल का सेक्स पर डिपेंड करेगा जीन एक्सप्रेशन। वो कैसे, ये हम बताते हैं अभी। मित्रों एक्चुअल में जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट है ना, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, इनको जो कंट्रोल करने वाले जीन हैं, इन ट्रेट्स को जो कंट्रोलिंग जीन्स हैं, कंट्रोलिंग जीन्स, ये जीन एक्चुअल में मेल में भी मौजूद हैं और फीमेल में भी मौजूद हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं मित्रों। जो सेक्स लिंक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं जीन, वो जीन मित्रों दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मेल में भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे। बट हम देखेंगे एक्सप्रेशन कुछ का केवल फीमेल में हो रहा है, कुछ का केवल मेल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मित्रों उन दोनों के इन्वायरमेंट, जो बॉडी इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। भाई मेल की बॉडी है, मेल का इन्वायरमेंट अलग हो गया बॉडी इन्वायरमेंट। फीमेल की बॉडी है, फीमेल के बॉडी इन्वायरमेंट अलग है। भले ही जीन बैठा हो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मित्रों एनवायरनमेंट तो चेंज है ना। और अगर एनवायरनमेंट चेंज है तो जीन एक्सप्रेशन भी क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है मित्रों। और देखिए, तो मित्रों जो एक कंट्रोलिंग जीन है ना, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मित्रों ऑटोजोम पर बैठे हैं। ऑटोजोम्स कहां पर बैठे हैं? ये वाले जीन बैठे हैं ऑटोजोम्स पर। ऑटोजोम्स मित्रों हमारे बॉडी के अंदर ना दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं। एक तो है सेक्स क्रोमोसोम्स, एक है ऑटोजोम्स। जैसे मैं ह्यूमन का ही केस ले लूं तो हमारे अंदर टोटल कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना, जिनमें से 22 पेयर ऑटोजोम्स के हैं और एक पेयर जो लास्ट वाला है 23rd वो सेक्स क्रोमोसोम का है।
बात समझ में आई? ठीक है। तो मित्रों जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट को कंट्रोल करते हैं जीन, ये बैठे हैं ऑटोसोम पर, और ऑटोसोम पर मेल में भी बैठे हैं और ऑटोसोम फीमेल पर भी बैठे हैं। लेकिन मित्रों आप देखोगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जीन है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जीन ऐसा नहीं है कि केवल मेल में है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जीन मित्रों फीमेल में भी बैठा है, फीमेल के भी ऑटोसोम पर बैठा है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस वाले जीन का एक्सप्रेशन हो कहां रहा है? केवल मेल में। भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म तो मेल बना रहा है ना, फीमेल तो नहीं बना रहे। अब जीन तो दोनों में बैठा है, मेल में भी बैठा है, फीमेल में भी बैठा है, लेकिन मेल में ही एक्सप्रेस हो रहा है, फीमेल में नहीं हो रहा। मैंने बताया ना क्यों? क्योंकि दोनों के बॉडी एनवायरनमेंट अलग हैं। भले ही जीन सेम हो, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो मित्रों एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। अब देखो ऊजेनेसिस वाले जीन ले लीजिए। ऊजेनेसिस के जो जीन है जो ऊजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, ऊजेनेसिस क्या है मित्रों? ऊजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम, उसको हम ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब ऊजेनेसिस और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट वाले जीन मेल में भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है मेल में नहीं है। मेल के ऑटोसोम पर भी प्रेजेंट है और फीमेल के ऑटोसोम पर भी प्रेजेंट है, बट उनका एक्सप्रेशन हो कहां रहा है? उनका एक्सप्रेशन कहां हो रहा है? फीमेल में। ऊजेनेसिस फीमेल में हो रही है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट फीमेल में हो रही है, मेल में थोड़ी हो रही है। बात समझ में आई? तो मामला ये रहा कि हमने ये देखा कि जी सेम जीन प्रेजेंट है मेल में भी फीमेल में भी, बट उसके बाद भी एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा है ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बात समझ में आई? और भी मित्रों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वैसे तो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं। अब जैसे अब ले सकते हो आप मित्रों मैनी इन लाइन्स, मैनी इन लाइन्स। एग्जाम्पल दूसरे भी हैं, जैसे मैंने ले लिया मित्रों, एक एग्जाम्पल तो मेल का आ गया इसमें, एक एग्जाम्पल तो इसमें मेल का आ गया, मेल फीमेल का, जो मैंने एक बताया है कि सेक्स लिंक ट्रेट के जो कंट्रोलिंग जीन है वो मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। वैलिड। तो दूसरा एग्जाम्पल मैनी इन लाइन, मैनी इन लाइन। शेर तो देखा होगा, बब्बर शेर की बात कर रहा हूं मित्रों। तो मित्रों बब्बर शेर को देखिए आप, तो बब्बर शेर के देखोगे आप, जो मेल होता है ना उसके मित्रों मैनी होते हैं, काफी सारे बाल होते हैं गर्दन पर, काफी सारे मैनी इन मेल्स। हम देखेंगे एंटलर्स इन डियर्स, डियर जो है उसमें मेल में सींग होंगे बहुत लंबे लंबे। टस्क इन एलिफेंट, एलिफेंट में टस्क है, समझ रहे हो ना। जेब्रा, जेब्रा लाइनिंग, जो जेब्रा मेल में है। तो मित्रों ये जीन ऐसा नहीं है कि फीमेल में नहीं है, फीमेल में भी बैठे हैं, बट एक्सप्रेशन किस में हो रहा है? एक्सप्रेशन हो रहा है मित्रों मेल्स में, ड्यू टू एनवायरमेंट, क्योंकि मेल की जो बॉडी का एनवायरमेंट है वो उसके जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है उन चीजों के, ठीक है ना, मेल में नहीं है। लाइन में मित्रों दे दिए मैनी इन लाइन, और टस्क इन एलिफेंट, एंटलर इन एलिफेंट। तो ये एक्सप्रेशन किस में? मेल में, फीमेल में नहीं है। जीन तो बैठा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा क्योंकि एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना मित्रों। मित्रों मैनी इन लाइन में देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है ना मित्रों, कुछ ट्रेट्स मेल में ही होती हैं, फीमेल में नहीं होती। और मित्रों वो ट्रेट नेचर ने मेल में ज़्यादा दी हैं जो जिनकी वजह से सेक्सुअल सिलेक्शन डिपेंड हो, क्योंकि मित्रों सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर ना केवल और केवल मेल पर रहता है, फीमेल तो इस मामले में पैसिव है। मतलब ये समझिए पैसिव नहीं है, वो भी एक्टिव है, पैसिव तो मेल है। बात को समझिए, बॉटम लाइन ये है कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर है ना वो मौजूद है मेल्स पर,
मतलब फीमेल सेलेक्ट करेगी मेल को फॉर मैरिज, फॉर मैटिंग। अब बाल मैनी इन लाइन, मैनी इन लाइन में क्या है, देखिए आप शेर को देखिए, बब्बर शेर को, मेल कितना सुंदर दिखाई देता है, फीमेल, क्या फीमेल सुंदर दिखाई देती है बब्बर शेर में? फीमेल को अगर देखें आप तो फीमेल में तो इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती, मेल ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, ठीक है ना। और पिकॉक प्लमेज, जो कलर्ड प्लमेज होती है पिकॉक के अंदर, मोर के अंदर जो कलर्ड प्लमेज है वो मित्रों किस में है? मेल मोर में है या फीमेल मोर में है? जो पिकॉक है मेल पिकॉक में है या फीमेल पिकॉक में है? तो मेल पिकॉक में कलर्ड प्लमेज होती है, कितना सुंदर होता है ना। जो मेल पिकॉक है कितना सुंदर होता है। फीमेल को देखिए, फीमेल उतनी सुंदर नहीं है जितना मेल सुंदर है। तो मित्रों देखोगे आप नेचर में, नेचर ने क्या बनाया? नेचर ने बनाया मेल्स को ज्यादा ब्यूटीफुल, नेचर ने मेल्स को ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया कंपैरिजन टू फीमेल। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर है वो केवल और केवल मेल पर है, केवल और केवल मेल पर है। फीमेल सेलेक्ट करेंगे मैटिंग के लिए, मैरिज के लिए, बोलो आप, मेल नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब मोर है मित्रों, मोर के केस में बताता हूं, और मित्रों इन करेक्टर का मैं ये भी बताता हूं कि ये करेक्टर नेचर ने मेल को दिए तो सही उनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मेल के लिए हार्मफुल भी साबित होते हैं, हार्मफुल भी साबित होते हैं मित्रों। एक हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, इवोल्यूशन में, जहावीज हैंडीकैप्ड प्रिंसिपल, उसमें बताया कि जो मेल को सुंदरता के करेक्टर दिए हैं ना, जिनसे मेल ज्यादा सुंदर है नेचर में कंपैरेटिव टू फीमेल, वो मेल के लिए खतरा भी है। वो कैसे? वो मित्रों ऐसे, एक बात बताइए, बब्बर शेर है, अब बब्बर शेर के बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बाल हैं, तो अब फीमेल दिखने में अच्छा लग रहा है। पहले मैं इस बात पर आता हूं कि फीमेल उसका सिलेक्शन कर क्यों रही है। सेक्सुअल सिलेक्शन जो फीमेल कर रही है कि भाई उस शेर को सिलेक्ट किया जाए जिसके मैनी अच्छे हों, तगड़े हों, ज्यादा हों, जो ज्यादा विशाल दिखता हो। अब मित्रों फीमेल को ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, समझिए बात, वो तो ब्यूटीफुल उस वजह से दिख रहा है, ठीक है ना। तो फीमेल मित्रों हम देखेंगे जो फीमेल लाइन है उस मेल लाइन से मैरिज करती है, बोले तो मैटिंग करती हैं, और फिर उनके बच्चे होते हैं। तो मित्रों क्या मतलब था इसका? जबकि शेर का जो वो ब्यूटीफुल कैरेक्टर था, जो उसको ब्यूटी दे रहा था, वो तो शेर के लिए और हार्मफुल था। भाई बाल ज्यादा रहेंगे तो मित्रों उसमें पैथोजेंस भी जाएंगे, डस्ट भी जाएगी, समझ रहे हो ना। अब मान के चलो शेरनी है, शेरनी तालाब में गई, नहा धो के अपना बाहर, शेर भी गया बब्बर शेर, वो भी नहा धो के बाहर। अब मित्रों शेरनी के गर्दन पर तो मैनी है नहीं, थोड़ी बहुत देर में सूख साख कर फ्री। अब मेल की दिक्कत है, पता नहीं कितनी देर नहीं सूखे, है ना। और मूड की बात है, नहीं सूखे भाई, मूड की बात है, थक गए खड़े खड़े, अब बैठना है, बैठ गया शेर, शेर बैठ गया या लेट भी गया, उसके मूड की बात है, बैठ जाए लेट जाए। अब मित्रों एक बात बताओ, बाल बड़े बड़े हैं, घने हैं, सारे के सारे भीगे पड़े हैं, क्या डस्ट नहीं चिपकेगी उन पर? क्या डस्ट नहीं लगेगी? धूल में हो जाएंगे वो सारे बाल, धूल चली गई अंदर, और पैथोजन भी जाएंगे, जो पैथोजेंस हैं वो भी जाएंगे। तो मित्रों वो शेर के लिए तो खतरा है, उससे शेर को कोई फायदा थोड़ी है, वो तो शेर के सर्वाइवल के लिए खतरा है। तो बात अब ये आती है कि फीमेल ने उस शेर को सिलेक्ट क्यों किया? फिर अगर वो कैरेक्टर उस मेल को खतरे में डाल रहा है तो फीमेल उस शेर का सिलेक्शन कर क्यों रही है मैटिंग के लिए? बात अब ये आ जाती है। तो मित्रों इसका सिंपल सा कारण है, वो शेरनी एक बात का आइडिया लगा लेती है उसके उस कैरेक्टर से, क्या कि अगर इतने बाल होने के बाद भी ये शेर अभी तक जिंदा है
क्योंकि इतने बाल हैं तो जाहिर सी बात है काफी सारे पैथोजन भी होंगे, काफी सारी डस्ट भी होगी, काफी सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी होंगे अंदर, और अभी तक शेर जिंदा है। और अभी तक शेर अगर जिंदा है तो इसका जो सर्वाइवल रखने वाले जीन हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। अगर वो बड़े स्ट्रांग हैं तो यही स्ट्रांग जीन जाने चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में। इसलिए मित्रों वो फीमेल उस शेर से मैटिंग करती है, और जब शेर से मैटिंग करेगी, जिस शेर से मैटिंग करेगी मित्रों उसी के जीन जाने हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो कोई ये नहीं है कि उस शेरनी को, उस करैक्टर को इसलिए सेलेक्ट किया कि जी उस शेर को कंपटीशन में लेकर जाएगी, देखो मेरे हस्बैंड कितने सुंदर हैं, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ठीक है ना। वो तो सिर्फ इस बात का ये आइडिया लग रहा है कि अगर ये करैक्टर इसके साथ है और उसके इस करैक्टर के होने के बाद भी ये इतने दिन अब तक सर्वाइव किए हुए हैं, तो इसका मतलब इसको जो सर्वाइवल करवाने वाले जीन हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। इसलिए मैटिंग इसी से करो और इन्हीं के जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेजिए। मोर का केस ले लेते हैं मित्रों। पिकॉक प्लमेज, ब्राइटली कलर्ड प्लमेज इन पिकॉक। मोर मोरनी को देखिए आप, कौन सुंदर है बताइए आप। मोर सुंदर होता है ना, मोर सुंदर होता है, मोरनी नहीं होती है इतना सुंदर। मैं मित्रों बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि मोर ज्यादा सुंदर होता है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं मित्रों, याद रखना कि मेल्स आर मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव टू फीमेल। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि केवल मेल ही सुंदर होते हैं, फीमेल तो बदसूरत होती है, मैं ये नहीं बोल रहा। कभी मित्रों आप अपना अलग सोच लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेल्स, नेचर ने हर स्पीसीज में मेल को ज्यादा सुंदर बनाया है कंपैरेटिव टू फीमेल। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फीमेल सुंदर नहीं है, फीमेल भी सुंदर है, फीमेल भी मित्रों सुंदर है, बट मेल ज्यादा सुंदर है। समझिए बात को आप। हाँ, इसलिए ये मत समझ लेना अपनी तरफ से कि गुरुजी का मतलब ये है कि फीमेल बदसूरत हो गई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कहा कि मेल ज्यादा सुंदर है, फीमेल भी सुंदर है, पर फीमेल से ज्यादा है। अब देखिए मोर पर आ जाते हैं। तो मित्रों ब्राइटली कलर्ड प्लमेज इन पिकॉक, तो मोरनी मैटिंग के लिए क्या देखती है मोर में? मोर में देखती है वो कि जी लंबे लंबे पंख हों, ठीक है ना, मोर में लंबे लंबे पंख हों, ब्राइटली कलर्ड प्लमेज। अब देखा बहुत सुंदर मोर है जिसके बहुत बड़े बड़े पंख हैं और बहुत सुंदर लग रहा है, तो जो फीमेल पिकॉक है वो उससे मैटिंग करती है। अब उससे मैटिंग किए, मैरिज किए, जो बोलो जो समझो मित्रों। अब इस बेस पर थोड़ी की कि वो सुंदर है। सुंदर को कोई, मोरनी को ये थोड़ी था कि चलो जी इससे शादी कर लेते हैं और इसका डांस डेली देखा करेंगे। डेली मतलब अच्छा रहेगा, रोज नाचा करेगा, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है उसका इंटेंशन। उसका इंटेंशन तो मित्रों ये है कि अगर इसके पंख इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, और उसके बाद भी, भाई सीधी सी बात है, अगर पंख बड़े हैं तो उड़ने में दिक्कत जरूर होती होगी, मानते हो? अगर जिस मोर के पंख बड़े होंगे, बहुत ज्यादा बड़े हैं, वही तो ज्यादा सुंदर दिखेगा जो बढ़िया तरह से पंखों को फैला के नाच रहा होगा। वो ज्यादा सुंदर दिख रहा है, जो ज्यादा सुंदर दिख रहा है कौन? जिसके पंख बड़े हैं। और जिसके पंख बड़े हैं मित्रों, सीधी सी बात है, उसको उड़ने में तो दिक्कत होती होगी। और जब उड़ने में दिक्कत होती होगी और अब तक भी वो मोर जिंदा है, वो पिकॉक अब तक जिंदा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसके फास्ट रनिंग जीन बड़े अच्छे हैं। अगर ये अब तक भी जिंदा है, इसके फास्ट रनिंग जीन बड़े अच्छे हैं, तो फीमेल पिकॉक भी ये आइडिया लगाती है कि ठीक है यार, अगर फास्ट रनिंग जीन अच्छे हैं तो मैटिंग इसी के साथ करो, मैरिज इसी के साथ करो, ताकि ये वाले जीन बच्चों में भी जाए, ठीक है ना। तो मित्रों ऐसे ही एंटलर्स इन डियर, जो हिरन होती है, बड़े बड़े सींग जो जिसके होते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूं, मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। अब मित्रों जो मेल में हैं तो
तो मेल को सुंदर तो बना रहा है वो करेक्टर, लेकिन मित्रों उसकी जान आफत में भी तो डाल दिए। कैसे डाल दिए? मान लीजिए शेर पीछे लगा हुआ है, जो लायन है वो पीछे लगा हुआ हिरन के, अब वो भाग रहा है, जिसके बड़े बड़े सींग हैं वो तेजी से भाग रहा है। अब मित्रों मान लो उसके बड़े बड़े सींग कहीं किसी झाड़ी में उलझ जाएं, किसी पौधे की टहनी से उलझ जाएं, किसी पौधे में उलझ जाएं, तो भाई बने थे सुंदर चलने, ये तो लेने के देने पड़ गए, है ना। करेक्टर ने बनाया तो सुंदर था, लेकिन पता लगा जान चले गई। ठीक है ना। तो क्या हुआ? इस करेक्टर ने उसकी जान को दांव पर लगा दिया। सुंदर तो बनाया, नो डाउट, बट करेक्टर ने जान को दांव पर लगा दिया। अब शेर से कैसे बचे? और मित्रों एक दिक्कत और है, बड़े बड़े सींग हैं, वो बेचारा कहीं छिप भी नहीं सकता आसानी से कोई छोटी मोटी जगह में। क्यों? मान लो छोटी सी झाड़ी है, शेर दिखा उसको, अच्छा घूम रहे हो, तो मित्रों छिपने की कोशिश की, झाड़ी के पीछे मान लो छिप भी गए, लेकिन उनका क्या करें, है ना। जो एंटीनाज लेकर घूम रहे हैं, वो जिस टावर को लेकर घूम रहे हैं, वो तो शेर को दूर से ही दिख गया, अच्छा यहाँ बैठे हो, ठीक है बेटा आते हैं, वो वहां शेर जाएगा, खा जाएगा। तो उस सिंह ने तो उस एंटलर को और खतरे में डाला। वो उस हिरन को, एंटलर डियर की बात कर रहा था, तो उस सिंह ने उस हिरन को तो खतरे में डाल दिया। बचने के लिए उसका सर्वाइवल और कम होगा। तब भी जो है फीमेल सेलेक्ट करती है उसको मैटिंग के लिए। कारण सिर्फ सिंपल, फीमेल इस बात का आइडिया लगा रही है, क्या फीमेल इस बात का आइडिया लगाती है कि अगर इतने बड़े सींग होने के बाद भी ये बंदा जिंदा है, तो इसके सर्वाइवल करवाने वाले जीन, इसके फास्ट रनिंग जीन बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसी से मैरिज करो, मैटिंग करो, और बच्चे जो होंगे उनमें भी इसके ही जीन जाएंगे, वो भी इसकी तरह होंगे, जिनका सर्वाइवल अच्छा इंश्योर होगा। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हैं मित्रों। एलिफेंट में टस्क, मेल में टस्क होते हैं, फीमेल में नहीं होते, है ना। तो मित्रों हम देखेंगे नेचर ने ज्यादातर मेल को सुंदर बनाया है, ज्यादातर नहीं बल्कि मैं जब नेचर में देखता हूं तो नेचर में मैंने ये पाया, मैंने ऑब्जर्व किया कि हर स्पीसीज के अंदर मेल ज्यादा ब्यूटीफुल हैं फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है ना। अब मित्रों ठीक है, आप लेकिन ज़्यादा सोचने लग जाते हो होमोसेपियन को लेके मित्रों, कि चलो ह्यूमन के बारे में। तो मित्रों ह्यूमन में भी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब मैं यही कहूँगा कि मेल ही सुंदर है। ह्यूमन ही ले लो, चलो ह्यूमन स्पीसीज ही ले लेते हैं। तो ह्यूमन में कौन सुंदर है, कौन सुंदर लगता है, मोर ब्यूटीफुल, मेल या फीमेल? मित्रों अपनी दृष्टि से मत देखना, नेचर की दृष्टि से देखिए। नेचर ने किसको ब्यूटीफुल बनाया है? मेल को। मेल आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल। ठीक है ना। क्योंकि क्या मित्रों, दाढ़ी आती है, दाढ़ी है, और बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कुछ इस हिसाब की है कि मेल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल। और किस वजह से बनाया? क्योंकि मित्रों एक सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन प्रेशर है मेल्स पर, इसलिए मेल के अंदर वो करेक्टर है जिसके बेस पर फीमेल उन्हें सिलेक्ट करेगी फॉर मैरिज, फॉर मैटिंग। ठीक है ना। जबकि वो करेक्टर कोई मेल का फायदा नहीं करवा रहा है, ब्यूटी कोई फायदा नहीं करवा रही है, ब्यूटी हमेशा नुकसान में डालती है मित्रों, हमेशा याद रखना। ब्यूटी इज द सिंबल ऑफ डेंजर, खतरे की निशानी है ब्यूटी। ठीक है ना। खतरा देखिए कैसे मित्रों, कितने से भी कितना खतरनाक स्नेक देखना आप, वो ज्यादा चटकीले रंग का होगा। जो मेंढक होता है ना, मेंढक ज्यादा चटकीले रंग का जो है, वो कौन है जो ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा पॉइजनस है ना, वही ज्यादा चटकीला है। स्नेक में भी ज्यादा चटकीले रंग का जो स्नेक हो ना मित्रों, उससे हाथ जोड़कर ही निकल लेना, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस है। और कुछ तो मित्रों देखोगे जो बटरफ्लाइज हैं वो मिमिक कर लेती हैं, मिमिक्री करती हैं, वो अपने कलर को इतना ब्राइटली कलर्ड कर लेंगी और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं अपने प्रे को
जो सॉरी प्रीडेटर है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देख मत लेना मेरी तरफ, हाँ मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो, मैं खतरनाक वो हूं। वो भी बेचारा क्या हाथ जोड़कर निकल लेता है, चलो ठीक है बहन जी हम निकलते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों ब्यूटी इज द सिंबल ऑफ डेथ। ब्यूटी जो है, ब्यूटी इज द सिंबल ऑफ डेंजर, खतरे की निशानी है ब्यूटी। मेल को ब्यूटीफुल बनाया लेकिन खतरे में भी तो डाल दिया नेचर ने। हर स्पीसीज के अंदर मेल्स आर मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव टू फीमेल, लेकिन मित्रों उससे मेल की फिटनेस पर फर्क पड़ रहा है। क्या भाई ठीक है सेक्सुअल सिलेक्शन तो हो पा रहा है, बट मित्रों उसके सर्वाइवल तो खतरा में है। सर्वाइवल जो है वो तो खतरे में है ना, सर्वाइवल को तो खतरा है। बात समझ में आई? ठीक है मित्रों, तो ये तो था मित्रों, हमने बताया, हमने क्या देखा, हमने मेल्स के बारे में देखा कि कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो मेल में हैं, फीमेल में नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जो जीन है, कलर्ड प्लमेज का जो जीन है वो फीमेल में भी है, मैनी इन लाइन वाला जीन भी फीमेल में है, टस्किन एलिफेंट जो है वो भी करैक्टर फीमेल में है, एंटलर इन डियर वो वाले करैक्टर भी फीमेल में, बट एक्सप्रेस हो किस में रहे हैं मित्रों? एक्सप्रेस हो रहे हैं केवल और केवल मेल में, ना कि फीमेल में। बात समझ में आ गई ना? हाँ। अब मित्रों दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो आ गया सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल में मैंने आपको मित्रों बताया। अब इसमें एक एग्जांपल तो था मेल एंड फीमेल का, जो पहला वाला था कि जी मेल और फीमेल की बॉडी एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए हम देखेंगे कुछ जीन ऐसे हैं जो ऑटोजोम पर बैठे हैं, जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, वो जीन ऑटोजोम पर बैठे हैं, और मैंने उसके बारे में बता दिया। दूसरा मैंने बताया मैनी इन लाइन। तीसरा कलर्ड प्लमेज इन पिकॉक, प्लमेज ओहो colored plumage in peacock, antler in deers, antlers in deers, ठीक है ना। और मित्रों आपका हो गया टस्क इन एलिफेंट। बात समझ में आ रही है मित्रों? और हम लेते हैं और एग्जाम्पल इसी का, हम देखेंगे कि सेक्स पर क्या डिपेंड कर रहा है। मित्रों हम देखेंगे कुछ ऐसे करैक्टर भी हैं कि एक्सप्रेस जो दोनों में होते हैं। कुछ सेक्स लिंक्ड ऐसे भी करैक्टर हैं, या मैं बोलूं कुछ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ऐसे भी करैक्टर हैं जो एक्सप्रेस दोनों में हो रहे हैं, लेकिन मेल में ज्यादा हो रहा है फीमेल के कंपैरेटिव। भाई हमने कुछ करैक्टर तो ऐसे देखे जो केवल और केवल मेल में है, जबकि जीन प्रेजेंट दोनों में है, ये देखा हमने। अब दूसरा एग्जांपल थोड़ा हम इसका देख लेते हैं कि जो दूसरा केस हम इसका देख लेते हैं कि जीन दोनों में एक्सप्रेशन दे रहा है, बट एक में ज्यादा दे रहा है और दूसरे में कम दे रहा है। वो कैसे? जैसे मित्रों एक करैक्टर है बाल्डनेस का, बाल्डनेस जीन, बाल्डनेस जीन। तो मित्रों बाल्डनेस जीन जो है ये एक्चुअल में जो सर से बाल होते हैं उनको उड़वाता है, मतलब गंजेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और नेचर में मित्रों इसके दो तरह के अलील होते हैं। एक तो होता है डोमिनेंट अलील जिसको बी पॉजिटिव से डिनोट कर दिया, और एक होता है मित्रों रिसेसिव अलील जिसको नेगेटिव से मतलब डिनोट कर दिया, सिंबलाइज कर दिया। तो मित्रों बी पॉजिटिव से सिंबलाइज कर दिया डोमिनेंट को। डोमिनेंट का मैंने मतलब आपको बताया कि डोमिनेंट का मतलब ये है कि जी जो अपना काम कर रहा हो, जो अपनी प्रोटीन बनवा रहा हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, और एक्सप्रेस कराने के बाद कैरेक्टर का डेवलपमेंट करा के उसको एक्सप्रेस करवा रहा है, वो डोमिनेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन आ रहा है इसका नहीं आ रहा, इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो ये रिसेसिव, इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, तो डोमिनेंट। दो फॉर्म है नेचर में इसकी।
तो मित्रों इस जीन का भी हम देखेंगे कमाल क्या है। और मित्रों दोनों ही, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बाल्डनेस वाला जीन है केवल मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता, या फीमेल के बाल नहीं उड़ते, उनके भी उड़ते हैं, बट कंडीशन है। देखिए जो बाल्डनेस वाला जीन है ना मित्रों, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, दोनों में है, बट मेल में ये डोमिनेंट होता है। अगर मैं मेल की बात करूं, यहां पे मेल को मेल का साइन, यहां पे फीमेल का साइन, तो मेल में ये डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट। और फीमेल में कैसा है? रिसेसिव। रिसेसिव, इसको मतलब समझिए क्या मतलब है इसका, कि फीमेल में रिसेसिव है और मेल में डोमिनेंट है। होता ये है मित्रों, मैंने ये तो बता रखा है कि अगर कोई डोमिनेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो डोमिनेंट जीन होता है, बता रखा है ना। और रिसेसिव वो होता है जो केवल और केवल अपने आप को एक्सप्रेस करे केवल होमोजाइगस कंडीशन में, वो रिसेसिव होता है, ये तो बता रखा है। तो मित्रों इस जीन का कमाल देखिए होता क्या है। मित्रों होता ये है, अगर जीनोटाइप मेल का ये हो जाए या ये हो जाए और एक जीनोटाइप बनता है मित्रों इसमें ये, भाई अगर कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, उसके अंदर दोनों अलील रिसेसिव प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है वो गंजा नहीं होगा, उसके बाल नहीं उड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर एक भी जीन डोमिनेंट आ गया तब बाल उड़ जाएंगे सर के, मतलब वो व्यक्ति गंजा हो जाएगा। तो मित्रों मेल के केस में हम देखेंगे ये दोनों जीनोटाइप भी अगर हो गए तो मेल इसमें बाल्ड होगा, मेल बाल्ड। इस केस में चाहे मेल में ये कंडीशन हो जीनोटाइप की, चाहे मेल में ये कंडीशन हो जीनोटाइप की, दोनों कंडीशन में ही मेल तो गंजा होना ही होना है। बट फीमेल कब? फीमेल मित्रों केवल और केवल इस कंडीशन में ही बाल्ड होगी, फीमेल बाल्ड होगी इस कंडीशन में, फीमेल बाल्ड। देखिए मित्रों मेल कब बाल्ड है? जब चाहे जीनोटाइप होमोजाइगस में हो, चाहे जीनोटाइप हेटेरोजाइगस में हो, मेल के तो भैया बाल उड़ने ही उड़ने हैं, गंजा होना ही होना है। इन दोनों में से कोई भी आ गया, बचना कब है? केवल वो केवल तब बचेगा अगर उस बेचारे का जीनोटाइप ये हुआ तो, तब वो सुरक्षित है, तब उसके बाल नहीं उड़ेंगे। इस कंडीशन में चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की, इसमें तो उड़ते ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा जो गंजा करवाएगा व्यक्ति को, वो प्रोटीन नहीं बना रहा है, कोई भी अलील है ही नहीं उसके अंदर। तो मित्रों चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस कंडीशन में तो क्या कोई भी गंजा नहीं होगा, कोई भी बाल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस कंडीशन में। तो मेल में चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो जीनोटाइप, चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, मेल के तो बाल उड़ जाएंगे। बट फीमेल के कब? फीमेल कब होगी? फीमेल तब होगी अगर फीमेल का जीनोटाइप मित्रों केवल इस कंडीशन में हो, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, तो फीमेल गंजी होंगी, तो फीमेल बाल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब खुद ही बताइए, अगर कोई जीन अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस करता है तो वो डोमिनेंस नेचर को शो कर रहा है, मानते हो? और अगर कोई जीन केवल और केवल होमोजाइगस नेचर में शो कर रहा है तो वो रिसेसिव नेचर को शो कर रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा मित्रों कि बी जो बाल्डनेस का जीन है वो मेल के अंदर डोमिनेंट होता है और फीमेल के अंदर रिसेसिव होता है। आप खुद देखिए, निकल जाइए देखने। देखिए मित्रों आपको ज्यादातर मेल गंजे मिलते हैं या फीमेल? ज्यादातर तो बाल्ड क्या मिलेंगे? मेल मिलेंगे ना, फीमेल नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि किसी ने तो अभी तक आप में से किसी ने बाल्ड फीमेल देखी भी ना हो। खैर मित्रों मैंने तो देखी हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखी हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स भी देखे हैं अपने जिनमें दिक्कत ये रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी मैं बात कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई बाल्ड फीमेल ही नहीं देखी होगी। लेकिन क्या आप बताओ, क्या आपने बाल्ड मेल भी नहीं देखा? बाल्ड मेल तो बहुत देखे हैं, गुरुजी डेली देखते हैं हम तो। हाँ 10-5 से तो मुलाकात सी हमारी डेली सी, समझो आप, डेली सी होती है।
मानते हो ना? तो मेल में ये ज़्यादा गुस्से में है, मेल को ज़्यादा थोड़ा सा इससे बैर है, इस बाल्डनेस वाले जीन को फीमेल से थोड़ा कम है। अब देखिए एक्सप्रेशन है कि नहीं दोनों में अलग अलग, मेल में ज़्यादा हो रहा है, फीमेल में कम हो रहा है। केवल और केवल किसकी वजह से? केवल और केवल हो रहा है एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से, कि दोनों की बॉडी के एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों में भी एक्सप्रेशन अलग आ रहा है। पहले केस में तो मित्रों ये था कि एक्सप्रेशन ही एक में आ रहा है, जो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल की बात की थी मैंने, ठीक है ना? हालांकि ये भी सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल में ही आएगा, क्योंकि एक में एक्सप्रेशन ज़्यादा है, एक में कम आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले केस में क्या था कि एक्सप्रेशन ही गुरुजी एक में आ रहा है, एक में एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा। अच्छा, यहां क्या है? यहां एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों में, लेकिन एक में भरपूर मात्रा में आ रहा है, एक में कम मात्रा में आ रहा है, एक्सप्रेशन भी अलग अलग है। बात समझ में आई? किसकी वजह से? केवल और केवल एनवायरनमेंट, बॉडी एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से। क्योंकि मित्रों मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट करता है इस वाले जीन। जो बाल्डनेस वाला जीन है ना, उसको टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन तो मित्रों मेल में ही होता है, ठीक है ना? टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल ज़्यादा बनाता है, तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिवेट करेगा किसको? बाल्डनेस जीन को। इसलिए हाँ, नैया किसकी डूबेगी? मेल की, फीमेल सुरक्षित है वहाँ। तो मित्रों ये समझ में आया बात? ठीक है जी, आगे आ जाते हैं मित्रों। ऐसा ही एक केस हम ले लेते हैं, ऐसा ही एक केस, हॉर्न्ड कैरेक्टर इन डॉर्सल सीप। हॉर्न्ड कैरेक्टर ये इसी में चल रहा है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल में ही अभी चल रहा है सब कुछ। हॉर्न्ड कैरेक्टर, हॉर्न्ड कैरेक्टर ऑफ डॉर्सल सीप, डॉर्सल सीप। लो जी, इसमें क्या है मित्रों? होता यह है, डॉर्सल सीप को देखना मित्रों, तो डॉर्सल सीप में आप देखोगे कि उनके सींग होते हैं, सींग ऐसे कर्ल से होते हैं, सींग होते हैं सीप के अंदर, और जो सींग निकले होते हैं वो ऐसे खड़े नहीं होते, ये उनके मुड़े मुड़े से होते हैं, लंबे होते चले जाते हैं। तो इसमें जो जीन है, जो हॉर्न्ड जीन है, जिसको हम हॉर्न्ड जीन बोलते हैं, हॉर्न्ड जीन, ये मित्रों दो तरह के हैं। एक तो है H पॉजिटिव, मतलब इसमें भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, एक है H नेगेटिव। तो H नेगेटिव तो रिसेसिव है, सीधी सी बात है, जिसमें भी होगा वो हॉर्न्ड नहीं होगा। अगर होमोजाइगस फॉर्म में जिसमें भी होगा उसमें वो नहीं होगा। रिसेसिव का मतलब तो यही है, जो कुछ काम नहीं कर रहा। हॉर्न्ड में अगर हम देखें मित्रों, हॉर्न्ड में दो है, यहां भी देखेंगे हम मेल का केस और फीमेल का केस। मित्रों मेल में अगर हम देखें तो मेल में डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, और फीमेल में रिसेसिव होता है, रिसेसिव। मतलब समझिए, रिसेसिव का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब क्या, रिसेसिव का मतलब क्या है। अगर फीमेल, मान लीजिए ये ऐसे है, मेल एक जीनोटाइप ये बना दिया मैंने, एक जीनोटाइप ये बना दिया, तीन ही तरह के जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है। अगर एक जीन के दो अलील हैं तो तीन ही तरह के जीनोटाइप बनेंगे। तो मित्रों हम देखेंगे मेल के केस में, मेल में क्या होता है, चाहे जीनोटाइप ये हो चाहे जीनोटाइप ये हो, दोनों ही कंडीशन में मेल क्या होगा, मेल के हॉर्न्ड होगा, मेल हॉर्न्ड होगा, उसके सींग होंगे। बट फीमेल केवल इसी कंडीशन में सींग बना पाएगी। अगर फीमेल के अंदर केवल ये वाली कंडीशन है तो ही उसके सींग होंगे, और मेल के अंदर चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, मेल के दोनों कंडीशन में ही सींग होंगे। तो जो सींग वाला ये कैरेक्टर है, ये मित्रों एक्सप्रेस तो दोनों में हो रहा है, बट दोनों में जो एक्सप्रेशन भी आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। दोनों में एक्सप्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे अगर मान लो फीमेल है, फीमेल में ये मौजूद है, ठीक है। अब जब ये है जीनोटाइप फीमेल का, जैसा कि मैंने बाल्डनेस वाले में भी दिखाया था कि बाल्डनेस में क्या था, ये हो गया, तो फीमेल के अंदर जीनोटाइप ये है और इसमें फीमेल में ये है, लेकिन इसके बाद जीनोटाइप होने के बाद भी फीमेल एक्सप्रेस नहीं कर रही जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। बात समझ में आई ना?
ये किसका फर्क है? बॉडी एनवायरनमेंट का फर्क है कि एनवायरनमेंट अलग अलग है, इस वजह से एक्सप्रेशन क्या है, अलग अलग है उनका। मित्रों ये भी आपके समझ में आया। अब मित्रों दूसरा फैक्टर आ जाता है, ये तो रहा मित्रों सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। अब मित्रों दूसरा हम लेते हैं जिस पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर आ गया मित्रों टेम्परेचर। टेम्परेचर मित्रों, टेम्परेचर से भी हम देखेंगे, टेम्परेचर भी जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है। कैसे? देखिए मित्रों, कोई भी जीन है अगर, तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब कोई मतलब जीन एक्सप्रेशन होगा तो कैसे होगा भाई? जीन है, जीन अपने आप को अपने आप से या एनकोड करेगा किसी प्रोटीन को, वो प्रोटीन बनवाएगा, पहले जीन एक्सप्रेस होगा प्रोटीन की फॉर्म में, और वो प्रोटीन कोई ना कोई कैसे ना कैसे अपना फंक्शन करके फिनोटाइप के डेवलपमेंट में अपना काम करेगी। सीधी सी बात है कि जीन एक्सप्रेस होगा प्रोटीन की फॉर्म में और वो प्रोटीन करैक्टर को डेवलप करके उसको एक्सप्रेस कराएगी, मानते हो? लेकिन मित्रों जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। प्रोटीन्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के क्या हैं? ज़्यादा सेंसिटिव हैं। प्रोटीन जो होती हैं टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती हैं। मित्रों एक होती है सियामीज कैट। क्या होती है? सियामीज कैट। सियामीज कैट, ध्यान से सुनना। सियामीज कैट होती है मित्रों। तो सियामीज कैट के अंदर एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टायरोसिनेज। एक एंजाइम है एंजाइम टायरोसिनेज, एंजाइम टायरोसिनेज। जो टायरोसिनेज एंजाइम है मित्रों सियामीज कैट के अंदर, इस टायरोसिनेज एंजाइम का काम होता है, इस एंजाइम का काम है मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करवाना। ध्यान से सुनिए, सियामीज कैट होती है ये मित्रों। कैट ऐसी होती है कि इसके देखोगे कान काले होते हैं, मुंह काला होता है, और जो हाथ होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं इसकी, वो तो काले रंग की होती हैं। बाकी जो पूरी बॉडी होती है और वो वाइट होती है या एल्बिनो होती है, वो सियामीज कैट होती है। तो इन सियामीज कैट के अंदर ये कैट एक एंजाइम बनाती हैं जिसका नाम है टायरोसिनेज। और टायरोसिनेज का काम है, जो एंजाइम है टायरोसिनेज, इसका काम होता है प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन करवाता है टायरोसिनेज, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेलानिन पिगमेंट में तो रिलीज होगा तो बॉडी कैसी हो जानी है? ब्लैक कलर की। अब मित्रों होता क्या है वो समझिए। होता क्या है इसमें? सियामीज कैट के अंदर होता क्या है? सियामीज कैट के हुए मित्रों किटेंस, बच्चे हुए, किटेंस हुए। बिल्ली के बच्चों को किटेंस बोलते हैं। किटेंस हुए तो मित्रों किटेंस में होता क्या है? जो किटेंस होते हैं वो तो छोटे छोटे होंगे भाई। बिल्ली के बच्चे तो छोटे छोटे ही होते हैं, कोई बड़े बड़े थोड़ी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो बॉडी के बिल्कुल पास होती हैं। जैसे हाथ हैं, हाथ बॉडी से ऐसे अटैच रहते हैं, पैर हैं, पैर भी बॉडी से ही अटैच रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, तो बॉडी से अटैच होता है। और जब बॉडी से अटैच होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो किटेंस के अंदर आप देखोगे जो टायरोसिनेज एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम इनएक्टिव रहा ड्यू टू टेम्परेचर, कि जो एक्सट्रीमिटीज थी वो बॉडी के क्लोजर थी, और बॉडी के क्लोजर होने की वजह से जो टायरोसिनेज एंजाइम था वो उनमें एक्टिव नहीं हो पाया। और जब मित्रों एक्टिव नहीं हो पाया तो किटेंस के अंदर हम देखेंगे ना उनके हाथ, जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं, पूंछ है, जो हाथ, ये पैर हैं, हाथ हैं, कान हैं, काले नहीं होते, वो बिल्कुल वाइट होते, एल्बिनो होते।
ये बिल्कुल एल्बिनो होंगे मित्रों। कैसे होंगे? एल्बिनो। एल्बिनो बोलो, व्हाइट बोलो, वो एक ही बात है। क्योंकि इनकी क्योंकि एक्सट्रीमिटीज बॉडी के बिल्कुल पास हैं और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर टायरोसिनेज एंजाइम को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा, और जब टायरोसिनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो मित्रों मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सट्रीमिटीज का कलर तो ब्लैक नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा ना, मानते हो ना? नहीं रहेगा। अब हुआ क्या, जब ये किटन्स ग्रो करते हैं बॉडी में, जब ये बढ़ते हैं तो एक्सट्रीमिटीज बॉडी से दूर जाना स्टार्ट करती हैं। हाथ पैर लंबे होते हैं इनके, जो 4 लिम्स होती हैं, हाथ पैर से मतलब 4 लिम्स जो हैं, हाथ हमारी तरह हाथ तो कोई होते नहीं है इनके, तो जो 4 लिम्स होती हैं इनकी, वो बॉडी से दूर जाना, क्योंकि ग्रो कर रहे हैं, लंबी हो रही हैं तो बॉडी से दूर जा रही हैं। पूंछ है, पूंछ भी बॉडी से दूर, लंबी हो रही है तो दूर जा रही है। तो मित्रों हम देखेंगे इनकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो बॉडी से दूर जाती हैं, और जब बॉडी से दूर जाती हैं तब उन एक्सट्रीमिटीज में उतना टेम्परेचर नहीं रहता जितना तब था जब वो किटेंस थे, बच्चे थे। तो तब होता क्या है, टायरोसिनेज एंजाइम क्या है, एक्टिवेट होता है, क्योंकि अब टेम्परेचर इतना नहीं है जो हमें मतलब टायरोसिनेज को क्या कर सके, जो टायरोसिनेज को इनएक्टिव कर सके। तो टायरोसिनेज एंजाइम तब एक्सट्रीमिटीज में एक्टिवेट होता है, और एक्टिविटीज जब एक्टिवेट होगा मित्रों एक्सट्रीमिटीज में, तो वहां पर वो मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन करवाएगा, और जब मेलानिन पिगमेंट बनेगा तो एक्सट्रीमिटीज किस कलर की हो जाएंगी मित्रों? ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की हो जाएंगी ना। तो मित्रों यहां हमने क्या देखा कि टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है जीन एक्सप्रेशन पर। सियामीज कैट के अंदर, किटन्स के अंदर, किटन बिल्कुल व्हाइट थे, बिल्कुल एल्बिनो थे, कहीं पर कोई एक्सट्रीमिटी ब्लैक कलर की नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो गई तो एक्सट्रीमिटीज ब्लैक होती चली गई, बाकी बॉडी व्हाइट रही, एल्बिनो रही। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किटन्स में टेम्परेचर ने टायरोसिनेज एंजाइम को इनएक्टिव रखा, इसलिए ऐसा हुआ। और जब किटन्स बड़े हुए, ग्रो किए, तो टायरोसिनेज एंजाइम टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा था वहाँ से दूर चलेगा, एक्सट्रीमिटीज से दूर, एक्सट्रीमिटीज में है तो दूर गया, तो वहाँ पर टेम्परेचर उसको इनएक्टिव नहीं रख पाया, और जब नहीं रख पाया तो मित्रों टायरोसिनेज एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस किया, और मेलानिन पिगमेंट ने फिर कलर कैसा कर दिया एक्सट्रीमिटीज का? कलर कर दिया एक्सट्रीमिटीज का ब्लैक। क्लियर है मित्रों टेम्परेचर का भी? अब मित्रों दूसरा आ जाता केमिकल्स का। तीसरा जो फैक्टर है वो केमिकल है। केमिकल का समझिए, तीसरा इफेक्ट हम देखेंगे जीन एक्सप्रेशन पर, किसका है? केमिकल्स का। केमिकल्स का कैसे है वो देखिए। केमिकल्स कैसे है मित्रों? हमारी बॉडी के अंदर ना एक एंजाइम बनता है। केमिकल्स मित्रों हम देखेंगे, पहले इस बात को, एक बात और समझिए पहले, कि जो जीन है ना, जीन क्या करता है? जीन अपना प्रोडक्ट बनवाता है, और प्रोडक्ट बनवाने के बाद जो प्रोटीन बनी जीन से, या ये बोले जो प्रोटीन जीन के द्वारा एनकोड हुई वो प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन एक एंजाइम का काम करती है, और जो एंजाइम होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब केमिकल्स यही है कि जो जीन है, जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में, और प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, और एक्ट एज एंजाइम है तो इनका रोल होता है रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात तो चलो समझ में आती है। अब मित्रों होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज। तो जो ये फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज है ना, इसका काम होता है मित्रों कि फिनाइल
फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनता है, एक जीन होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन। और मैं थोड़ा सा बताता हूं, इसको एनकोड कौन कर रहा है? इसको बना रहा है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन, हाइड्रोक्सिलेज जीन इसको बनाता है। ठीक है, इस जीन ने एक एंजाइम बनवाया जिसका नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है हमारी बॉडी में कि जो फिनाइल एलेनाइन मित्रों एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में हम वो देखेंगे क्या क्या है, वो टेंशन ना लें। और मित्रों हम जब फंडामेंटल प्रोसेसेस या सेंट्रल डोगमा की बात करेंगे, जब हम वहाँ भी देखेंगे कि कितने तरह के अमीनो एसिड्स हैं, वो टेंशन ना लें। तो मित्रों फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनाइन को दूसरी अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है टायरोसिन में कन्वर्ट करना, और फिनाइल एलेनाइन को अक्यूमुलेट हमारी बॉडी में नहीं होने देना। अब कहोगे गुरुजी क्यों फिनाइल एलेनाइन को अक्यूमुलेट क्यों नहीं होने दे रहा, ये ट्रांसफर क्यों कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा है, कन्वर्ट क्यों कर रहा है टायरोसिन में? तो मित्रों उसका कारण बताता हूं, सुनिए। अगर फिनाइल एलेनाइन हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो गई, अगर फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो जाती है, अक्यूमुलेट्स इन बॉडी, तो होता क्या है? होता ये है हमें हो जाएगा क्या, फिनाइल एलेनाइन पायरुविक आइडियोसिन। तो ये कॉज करेगी, कॉजेज फिनाइल एलेनाइन पायरुविक एसिड आइडियोसिन। आइडियोसिन बोले तो मित्रों मूर्खता, इडियट। मतलब जितना हमारे बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनाइन इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अगर अक्यूमुलेट हुआ फिनाइल एलेनाइन तो फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, अक्यूमुलेट इन द बॉडी, और जिसकी वजह से अक्यूमुलेट होने की वजह से होता है फिनाइल एलेनाइन पायरुविक एसिड आइडियोसिन। समझिए बात को, हमारी बॉडी के अंदर अगर फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट नहीं होता टायरोसिन में तो फिनाइल एलेनाइन हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो गया तो ये फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेशन के बाद, मैं मित्रों थोड़ा फिनाइल एलेनाइन को फोकस करके बताता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं कि जी फिनाइल एलेनाइन जो था, फिनाइल एलेनाइन हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहा, अक्यूमुलेट हो गया काफी अमाउंट में, अक्यूमुलेट हो गया क्या, फिनाइल एलेनाइन। अब जब फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो गया तो ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में, या बोलो फिनाइल पायरुविक एसिड में, या पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो। फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो गया, फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो गया, अक्यूमुलेट होने के बाद इसने हमारी बॉडी में क्या बनाया, पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड क्या कॉज करता है, आइडियोसिन। क्या कॉज करता है, आइडियोसिन। आइडियोसिन बोले तो मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर शुरुआत पर, केमिकल की बात पर। अब देखिए मित्र, बात को समझना। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड कौन कर रहा था, एक जीन एनकोड करता था, मतलब इस एंजाइम को बनवाने वाला एक जीन था जिसका नाम था फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन।
जो इस एंजाइम को बनवा रहा है, और ये एंजाइम हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन को अक्यूमुलेट नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से हम नॉर्मल हैं, हम इडियट नहीं हैं। आप लोग इडियट नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, नॉर्मल हो। अब मित्रों मान लो किसी बंदे के अंदर ये जीन म्यूटेट हो गया, और मित्रों ये भी मैं बता देता हूं, जो ये डिजीज है ना, जो फिनाइल एलेनाइन पायरुविक एसिड आइडियोसी जो डिजीज है, ये एक्चुअल में जिसको PUK हम बोलते हैं, शॉर्ट में PUK, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि इसके जो अलील है, जो डोमिनेंट फॉर्म है, वो ना हमारे अंदर एंजाइम बनवाती है, और जो रिसेसिव फॉर्म वो है जो एंजाइम नहीं बनवाती। ये हो गया रिसेसिव। तो अगर वो रिसेसिव फॉर्म होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो ही बंदा डिजीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो मैं काफी बार मित्रों आपको बता चुका हूं। कंडीशन पर आ जाते हैं। मान लीजिए मित्रों बंदे के अंदर या बच्चे के अंदर जीन जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर मित्रों होगा ये कि जो एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, वो नहीं बनेगा। मानते हो? वो नहीं बनेगा। अब जो मित्रों वो नहीं बनेगा फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, तो क्या होगा? और डाइट में वो नॉर्मल डाइट खा रहा है बच्चा, उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, डाइट में हमारी में अमीनो एसिड्स होंगे, तो उसमें फिनाइल एलेनाइन भी एक अमीनो एसिड होगा। वो डाइट लेता रहेगा जिसके साथ फिनाइल एलेनाइन भी आ रहा है, और फिनाइल एलेनाइन को ठिकाने लगाने वाला एंजाइम है ही नहीं, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि जीन म्यूटेट पड़ा है, वो बना ही नहीं। तो होगा क्या? उसकी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब फिनाइल एलेनाइन अक्यूमुलेट हो जाएगा तो मित्रों वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड में अगर कन्वर्ट हो गया तो पायरुविक एसिड कॉज करती है आइडियोसी। मतलब वो बच्चा कैसा होगा? इडियट, मूर्ख होगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। बात समझ में आई? अब देखिए, आप एनवायरनमेंट को चेंज करके, जीनोटाइप तो ठीक है, मान लिया बच्चे का क्या है कि जी होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट है, फॉर्म में प्रेजेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद भी आप उस बच्चे को मूर्ख होने से बचा सकते हो। आप उस बच्चे को मूर्ख होने से तब भी बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? एनवायरनमेंट चेंज कर दो, भले ही उसका जीनोटाइप इस बात के लिए है कि वो मूर्ख बने, कोई टेंशन नहीं है, आप एनवायरनमेंट चेंज करके उस जीन के एक्सप्रेशन को ही रोक दो। कैसे रोक दोगे? आप मित्रों उस बच्चे को ऐसी डाइट दो जिसमें फिनाइल एलेनाइन हो ही ना। आप ऐसी डाइट दो उस बच्चे को जिसके अंदर फिनाइल एलेनाइन हो ही ना। जब होगी ही नहीं फिनाइल एलेनाइन डाइट में, तो अक्यूमुलेट क्या होगी बॉडी में? अक्यूमुलेट भी नहीं होगा कुछ, और जब कुछ अक्यूमुलेट नहीं होगा तो मित्रों पायरुविक एसिड बनेगा भी नहीं, और जब पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तो मित्रों आइडियोसी कैसे हो जाएगी उस बच्चे को? उस बच्चे को आइडियोसी नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने देखा एनवायरनमेंट चेंज करके, जबकि उसका जीनोटाइप तो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि वो बड़े से बड़ा मूर्ख बने, बड़े से बड़ा इडियट बने, बट आपने एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके आपने उस बच्चे को इडियट होने से बचा लिया। बात समझ में आई? तो मित्रों ये था एनवायरनमेंट का फर्क, एनवायरनमेंट का अफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन। हमने मित्रों देखा कि कैसे किसी भी जीनोटाइप पर एनवायरनमेंट का कितना फर्क होता है। सेम जीनोटाइप होने के साथ साथ, सेम जीनोटाइप होने के बावजूद अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो एक्सप्रेशन भी उसका डिफरेंट आता है। देखा ना मित्रों हमने, अगर सेम जीनोटाइप है बंदे में भले ही हो, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट में चेंज करते हो, एनवायरनमेंट में चेंज है, तो आपने क्या देखा कि जीन एक्सप्रेशन अलग अलग हो रहा है। वैलिड? इसीलिए मैंने बोला मित्रों कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो अकेला केवल जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता, बंदे के पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है दो बातों पर। एक तो बंदे में पोटेंशियल और दूसरा एनवायरनमेंट।
जीन एक्सप्रेशन बोलो या मित्रों आप बोलो फिनोटाइप एक्सप्रेशन, वो एक ही बात है, क्योंकि हमने जीन एक्सप्रेशन तो तभी बोल रहे हैं ना अगर फिनोटाइप कोई एक्सप्रेस हो रहा है, तो हमने बोला जीन एक्सप्रेशन हुआ। फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ तो हमने बोला जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो चाहे फिनोटाइप एक्सप्रेशन बोलो चाहे आप जीन एक्सप्रेशन बोलो, वो बात एक ही है। तो मित्रों हमने देखा कि फिनोटाइप का एक्सप्रेशन या जीनोटाइप का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है दो बातों पर, एक तो खुद जीनोटाइप पर और दूसरा एनवायरनमेंट पर। इस तरह से मित्रों आप सेम जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखकर भी डिफरेंट रेंज ऑफ फिनोटाइप ले सकते हो। मतलब क्या, सेम जीनोटाइप हो भले ही, लेकिन उसको डिफरेंट एनवायरमेंट में रखकर आप काफ़ी वैरायटी आप किसकी, फिनोटाइप्स की अचीव कर सकते हो, ले सकते हो, मिल सकती हैं। हम मानते हो ना, जैसे हमने देखा। और इस चीज को मित्रों हम कहते हैं नॉर्म्स ऑफ रिएक्शन। नॉर्म्स ऑफ रिएक्शन, नॉर्म्स ऑफ रिएक्शन क्या है? जब सेम जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा जाए डिफरेंट फिनोटाइप्स लेने के लिए, या डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन लेने के लिए, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो इस चीज को कहते हैं नॉर्म्स ऑफ रिएक्शन। वैलिड, क्लियर है ना? तो मित्रों आज वीडियो में मैंने कराया फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन एक्सप्रेशन, और आपने देखा, आपने सीखा कि कैसे फैक्टर भी जीन एक्सप्रेशन को, कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे एनवायरनमेंट ने जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, कैसे कुछ और फैक्टर हैं जैसे कि टेम्परेचर ने भी, सियामीज कैट का एग्जांपल है कि उसने भी देखा कि कैसे एक्सप्रेशन पर इफेक्ट डाला। केमिकल्स का मैंने बताया, केमिकल भी चेंज करके आप एनवायरनमेंट में चेंज ला सकते हैं। जैसे फिनाइल एलेनाइन डाइट में बच्चों को दो ही मत, जिसके अंदर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन म्यूटेटेड फॉर्म में है, बोले तो दोनों रिसेसिव कॉपियां हैं, उसको फिनाइल एलेनाइन मत दो डाइट में, उसके एनवायरनमेंट से हटा दो फिनाइल एलेनाइन। अगर डाइट में नहीं मिलेगी फिनाइल एलेनाइन तो सीधी सी बात है उसको आईडीओसी नहीं होगी, वो नॉर्मल होगा। और मित्रों आप चाहते हो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बने तो धुआंधार खिलाओ, कोई टेंशन नहीं। आप अगर चाहते हो उस बच्चे से बिल्कुल बैर है कि भाई तुझे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बना के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो मित्रों भरपूर खिलाओ डाइट में उसको फिनाइल एलेनाइन, है ना, फिर तो वो होगा ही होगा। और अगर आप चाहते हो कि बच्चा डिजीज होने के बाद भी, या मतलब डिजीज नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो हुई नहीं है ना, हम बोलेंगे बच्चे में ये कंडीशन होने के बाद भी जीनोटाइप की, आप चाहते हो बच्चा नॉर्मल लाइफ जिए और लोगों की तरह रहे, तो मित्रों आप उसकी डाइट से फिनाइल एलेनाइन दीजिए ही मत, हटा दीजिए। ऐसी चीज़ों को मत दीजिए जिसमें फिनाइल एलेनाइन हो या ज़्यादा हो, जिससे वो एक्यूमुलेट हो नहीं पाएगी और पायरुविक एसिड नहीं बन पाएगा और बच्चा आईडीओसी तक अचीव नहीं करेगा, बच्चे को आईडीओसी नहीं होगी। तो ठीक है मित्रों, आज अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।